फ्रेंड्स, मेडिक्विक ऑनलाइन में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हम बात कर चुके हैं फिजियोलॉजिकल एनाटमी ऑफ रेस्पिरेशन की एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन की। आज का हमारा टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी मूवमेंट की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो है वह मसल्स की हेल्प से होते हैं। बिना मसल्स के रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी मसल्स की। कौन कौन सी मसल्स होती है? तो जो इंस्पिरेशन के लिए और एक्सपिरेशन के लिए दोनों के लिए अलग अलग मसल्स होती है। यानी कि इंस्पिरेशन करते समय मसल्स अलग होती है और एक्सपिरेशन करते समय मसल अलग होती है। इसलिए हम दो पार्ट में देखते हैं, एक इंस्पायरेटरी मसल्स होती है और सेकंड एक्सपायरेटरी मसल्स होती है। अब इंस्पिरेटरी मसल्स की अगर बात करते हैं तो इसमें दो आती है। फर्स्ट होती है प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स, यानी कि जिनका मेन रोल होता है इंस्पिरेशन में, और सेकंड होती है एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स। मतलब ये मसल्स हेल्प करती है प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स की इन द इंस्पिरेशन। अब बात करते हैं प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स की। इसका एग्जांपल है डायफ्राम, जो कि फ्रेनिक नर्व के द्वारा सप्लाई होता है, और सेकंड है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि सप्लाई होता है इंटरकोस्टल नर्व से। अब एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स के एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें बहुत सारी मसल्स होती है जो कि इंस्पिरेशन में हेल्प करती है। फर्स्ट होती है स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड, फिर स्केलिनी, फिर एंटीरियर सेरेटाई, फिर एलिवेटर्स ऑफ स्केपुला एंड पेक्टोरलिस। अब बात करते हैं एक्सपायरेटरी मसल्स की। इसमें भी वही एक प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल्स होती है और सेकंड एक्सेसरी एक्सपायरेटरी मसल्स होती है। प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल्स के अंदर एग्जांपल है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि सप्लाई होती है इंटरकोस्टल नर्व के द्वारा, और यह इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यह मेन मसल्स होती है जिसका रोल एक्सपिरेशन में होता है। सेकंड होती है एक्सेसरी एक्सपायरेटरी मसल्स की, जिसके अंदर एग्जांपल है एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स जनरली इनका रोल नहीं होता है एक्सपिरेशन में, लेकिन अगर फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना हो तब एब्डोमिनल मसल्स भी एक्ट होती है। अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ थोरेसिक केज की। इंस्पिरेशन के कारण थोरेसिक केज का इन्लार्जमेंट होता है, यानी कि जब इंस्पिरेशन होगा तो थोरेसिक केज का इन्लार्जमेंट होगा, और थोरेसिक केज जो है वह सारे डायमीटर्स में इन्लार्जमेंट होगा उसका, यानी कि एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर में, ट्रांसवर्स डायमीटर में और वर्टिकल डायमीटर, तीनों ही डायमीटर्स में उसका इन्लार्जमेंट होगा। तो एंटीरो पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर जो है केज के, वह एलिवेशन ऑफ रिब्स के कारण बढ़ते हैं, और जो वर्टिकल डायमीटर होता है थोरेसिक केज का, वह डायफ्राम के डिसेंड होने के कारण बढ़ता है। अब साइज ऑफ थोरेसिक केविटी चेंजेस बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ, चार चीज़ें होती है जिनके मूवमेंट के कारण थोरेसिक केविटी का साइज बढ़ता है या चेंज होता है। बात करते हैं थोरेसिक लिड की, उसके बाद में अपर कोस्टल सीरीज, लोअर कोस्टल सीरीज एंड डायफ्राम। थोड़ी थोड़ी बात करते हैं थोरेसिक लिड की। इसमें आती है मेनुब्रियम स्टर्नी एंड फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स, यानी कि थोरेसिक लिड के अंदर दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक मेनुब्रियम स्टर्नी और फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स। इसके कारण एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर और थोरेसिक के केज बढ़ता है, यानी कि इसके कारण एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ता है। अब अपर कोस्टल सीरीज के अंदर कौन आता है? इसमें सेकंड टू सिक्स्थ पेयर ऑफ रिब्स आते हैं, और इसके कारण एंटीरियो पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ता है। अब बात करते हैं लोअर कोस्टल सीरीज की। तो इसमें सेवन्थ टू टेंथ पेयर ऑफ रिब्स आती है, और इसके कारण सिर्फ ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ता है। अब 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स भी होती है, जिन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, और इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है थोरेसिक केज के साइज को चेंज करने में। अब फोर्थ नंबर पे है डायफ्राम। तो डायफ्राम के मूवमेंट के कारण वर्टिकल डायमीटर थोरेसिक केज का बढ़ता है। इंस्पिरेशन के पहले डायफ्राम डोम शेप्ड का होता है विथ कॉन्वेक्सिटी फेसिंग अपवर्ड, डोम शेप्ड का होता है। एंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन के दौरान डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, जिसके कारण वर्टिकल डायमीटर जो है वह बढ़ जाता है थोरेसिक केज का।
अब बात करते हैं मूवमेंट्स ऑफ लंग्स की। अभी हमने बात करी थी थोरेसिक केज के साइज़ के बढ़ने की, यानी कि थोरेसिक केज जो है वो 3 डायमीटर में बढ़ रहा था, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर एंड वर्टिकल डायमीटर। अब थोरेसिक केज का जब साइज़ बढ़ेगा तो उसके कारण नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा वो थोरेसिक केविटी में, एंड उस नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने के कारण अब लंग्स का एक्सपांशन होगा। यानी कि पहले थोरेसिक केज का इन्लार्जमेंट हुआ, अब थोरेस जो लंग्स है उनका एक्सपांशन होगा। अब बात करते हैं फैक्टर कौन से ऐसे होते हैं जिनके कारण लंग्स की टेंडेंसी होती है कोलैप्स होने की। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिससे लंग्स कोलैप्स हो सकता है। फर्स्ट होता है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लंग्स टिश्यू। लंग्स टिश्यू में इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उसमें रिकॉइलिंग टेंडेंसी होती है, मतलब वापस अपने शेप में आने की कोशिश करते हैं और जिसके कारण वो कोलैप्स हो सकते हैं। सेकंड होता है सरफेस टेंशन। तो इट इज़ अ टेंशन एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड secreted from the alveolar cell on the surface of the alveolar membrane। यानी कि ये फ्लूइड जो टेंशन एक्सर्ट कर रहा है एल्यूलर मेम्ब्रेन में, उस टेंशन के कारण भी लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं। अब ऐसे फैक्टर्स की बात करते हैं जो कि प्रिवेंट कर रहे हैं कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स को। तो इन स्पाइट ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लंग्स एंड सरफेस टेंशन, द कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स इज प्रिवेंटेड बाय टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स होते हैं जो कि इनको अपोज करते हैं। फर्स्ट होता है इंट्रा प्लूरल प्रेशर। बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी इट कीप्स द लंग्स एक्सपांडेड। इंट्रा प्लूरल प्रेशर नेगेटिव होने के कारण वह लंग्स को एक्सपांड कर रहा है। एंड सेकंड होता है सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट की हमने पहले भी बात करी थी। सर्फेक्टेंट जो कि एल्यूलर सेल से सिक्रीट होते हैं, एल्यूलर टाइप 2 सेल से सिक्रीट हो रहे थे, जो कि सरफेस टेंशन को कम करते हैं एंड कोलेप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स को बचाते हैं। अब थोड़ी डिटेल में बात करेंगे सर्फेक्टेंट की। तो सर्फेक्टेंट सरफेस एक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, यानी कि ये सरफेस पे एक्ट होने वाले होते हैं एंड ये सरफेस टेंशन को कम करते हैं। जो भी फ्लूइड होगा उसके सरफेस टेंशन को कम करने का काम करेंगे। अब सोर्स ऑफ सिक्रेशंस की अगर बात करें तो हम पहले भी कर चुके हैं। टाइप 2 एल्यूलर एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, यहाँ से सर्फेक्टेंट सिक्रीट होते हैं। और एक क्लारा सेल्स भी होते हैं जो कि ब्रोंक्यूल्स में सिचुएटेड होते हैं। तो ये दो मेन सेल होते हैं, टाइप 2 एल्यूलर एपिथेलियल सेल एंड क्लारा सेल। केमिस्ट्री ऑफ सर्फेक्टेंट की अगर बात करें तो सर्फेक्टेंट एक लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है और ये किस किस से मिलके बना होता है। तो यह फॉस्फोलिपिड से, प्रोटीन से और आयंस से मिलके बना होता है। फॉस्फोलिपिड जो कि 75% पार्ट बनाते हैं इसका, और मेन फॉस्फोलिपिड जो होता है वह DPPC होता है, यानी डाई पाल्मिटोइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन। एंड सेकंड लिपिड की अगर बात करें तो मेन ट्राइग्लिसराइड्स एंड फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल होते हैं। अब प्रोटीन की बात करते हैं तो जो भी प्रोटीन होते हैं उनको हम सर्फेक्टेंट प्रोटीन बोल देते हैं। तो 4 मेन सर्फेक्टेंट प्रोटीन होते हैं, SPA, SPB, SPC एंड SPD, यानी कि सर्फेक्टेंट प्रोटीन A, सर्फेक्टेंट प्रोटीन B, सर्फेक्टेंट प्रोटीन C, सर्फेक्टेंट प्रोटीन D। और आयंस भी होते हैं, लेकिन मेनली और मोस्टली जो होते हैं वो कैल्शियम आयन होते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट की, कि सर्फेक्टेंट का क्या रोल होता है। तो एक तो हमने बात कर ही ली थी कि यह सरफेस टेंशन को कम करते हैं। तो फर्स्ट, रिड्यूस द सरफेस टेंशन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। सरफेस टेंशन को कम करेंगे, और सरफेस टेंशन को अगर कम करेंगे तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर स्टेबिलाइजेशन ऑफ द एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलाई को स्टेबिलाइज करते हैं। एंड थर्ड, प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स आफ्टर बर्थ। यानी कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ में जो फीटस के लंग्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, उनमें कोई भी एयर नहीं होती है। तो बर्थ के बाद में सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन तो पहले ही हो चुका था, लेकिन बर्थ के बाद में सर्फेक्टेंट रोल प्ले करते हैं जिसके कारण लंग्स इन्फ्लेट हो जाते हैं। फोर्थ, प्ले द रोल इन डिफेंस विद इन द लंग्स अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। डिफेंस में भी इनका रोल होता है
यह बैक्टीरिया और वायरसेस के अगेंस्ट काम करते हैं बाय द ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। अब इफ़ेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट, अगर सर्फेक्टेंट की कमी रह गई है तो यह फीटस में भी हो सकती है, यानी कि बच्चों में भी हो सकती है और एडल्ट्स में भी हो सकती है। इसको हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोल देते हैं। अब्सेंस ऑफ सर्फेक्टेंट कॉजेज द कोलेप्स ऑफ लंग्स, अगर सर्फेक्टेंट नहीं होगा इसके कारण लंग्स कोलेप्स हो जाएंगे हमारे। अब बात करते हैं कंप्लायंस की। कंप्लायंस टर्म क्या होती है? तो कंप्लायंस इज द एबिलिटी ऑफ लंग्स एंड थोरेक्स टू एक्सपांड, यानी कि यह लंग्स और थोरेक्स की वह कैपेसिटी है जिससे वह एक्सपांड हो रहे हैं, या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है, सिंपली इसे बोल सकते हैं अपन एक्सपेंसिबिलिटी, यानी कि लंग्स एंड थोरेक्स की एक्सपेंसिबिलिटी, कितना वह एक्सपांड हो सकते हैं, वो होता है कंप्लायंस। इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन द प्रेशर, यानी कि कितना प्रेशर चेंज होने पे कितना उसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, वह होता है कंप्लायंस। कंप्लायंस को हम टू वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट इन रिलेशन टू इंट्रा एल्वेओलर प्रेशर एंड सेकंड इन रिलेशन टू इंट्रा प्लूरल प्रेशर। सबसे पहले बात करते हैं इन रिलेशन टू इंट्रा एल्वेओलर प्रेशर, यानी जब भी लंग्स में एयर इंटर होती है तो वह एयर एल्वेलाई के अंदर जाती है, जिसके कारण इंट्रा एल्वेओलर प्रेशर बढ़ता है। और जब भी इंट्रा एल्वेओलर प्रेशर बढ़ेगा जिसके कारण एल्वेलाई एक्सपांशन होगा, एल्वेलाई का एक्सपांशन होगा। तो कंप्लायंस इज द वॉल्यूम इंक्रीज इन लंग्स पर यूनिट इंक्रीज इन द इंट्रा एल्वेओलर प्रेशर, यानी कि इंट्रा एल्वेओलर प्रेशर अगर बढ़ेगा तो उसके कारण लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। लंग्स और थोरेक्स, जनरली हमारी बॉडी में लंग्स एंड थोरेक्स होते हैं, साथ में ही होते हैं, जिसके कारण 130 ml पर सेंटीमीटर ऑफ द वाटर प्रेशर से प्रेशर बढ़ता है। अब बात करते हैं लंग्स अलोन की, जो कि थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम लंग्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालें और उसमें हम कंप्लायंस चेक करें तो वह 220 ml होता है पर सेंटीमीटर वाटर प्रेशर। अब सेकंड इन रिलेशन टू इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इसको समझने की कोशिश करते हैं जिससे हमें कंप्लायंस का कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो इंट्रा प्लूरल प्रेशर, यानी कि लंग्स की कवरिंग होती है प्लूरा, विसरल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा, उन दोनों के बीच में प्लूरल केविटी होती है जिसमें प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, और उसके कारण जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम इंट्रा प्लूरल प्रेशर बोल देते हैं, जो जनरली नेगेटिव होता है। अब अगर इंट्रा प्लूरल प्रेशर अगर और बढ़ता है तो उसके कारण लंग्स जो होंगे वो उनका एक्सपांशन नहीं होगा, लंग्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे। यानी कि अगर इंट्रा प्लूरल प्रेशर अगर कम होता है जिसके कारण लंग्स का एक्सपांशन होगा, अगर इंट्रा प्लूरल प्रेशर कम हुआ तो ही लंग्स एक्सपांशन होगा। तो इसकी डेफिनेशन, कंप्लायंस इज द वॉल्यूम इंक्रीज इन द लंग्स पर यूनिट डिक्रीज इन द इंट्रा प्लूरल प्रेशर, यानी कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर अगर कम होता है तो हमारा कंप्लायंस कितना, यानी कि तो हमारा लंग्स का वॉल्यूम कितना बढ़ता है। लंग्स और थोरेक्स को कंबाइनली अगर देखें तो 100 ml पर सेंटीमीटर H2O प्रेशर होता है। और लंग्स अलोन की अगर बात करें, जो कि थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसमें होता है 200 ml पर सेंटीमीटर H2O प्रेशर। यानी कि इससे हमें यहाँ पे एक बात और क्लियर होती है कि लंग्स जो कि हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर रखे हुए हैं, अगर वह एक्सपांशन अगर उनमें होता है तो सिर्फ 100 ml का होगा, और अगर लंग्स को अगर हम थोरेसिक कैविटी से अगर बाहर लाएं तो तब जो एक्सपांशन होगा वो 200 ml का होगा, यानी कि जो कि डबल है। यानी कि हमारे लंग्स जो है वो थोरेसिक कैविटी जो है, थोरेसिक कैविटी उसको रेस्ट्रिक्ट कर रही है, क्योंकि अगर लंग्स को अगर हम बाहर निकाल के आए तो लंग्स जो है वो डबल एक्सपांशन हो सकता है उनका। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्लायंस की। कंप्लायंस के दो टाइप होते हैं, एक स्टैटिक कंप्लायंस होता है और दूसरा डायनेमिक कंप्लायंस होता है। स्टैटिक कंप्लायंस वह कंप्लायंस होता है जो कि हम मेज़र कर रहे हैं स्टैटिक कंडीशन में, यानी कि जब हम ब्रीथिंग नहीं कर रहे हैं और अगर उस कंडीशन में अगर हम लंग्स का कंप्लायंस मेज़र कर रहे हैं तो वह स्टैटिक कंप्लायंस होगा। स्टैटिक कंप्लायंस इज द प्रेशर रिक्वायर्ड
टू ओवरकम द इलास्टिक रेजिस्टेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर अ गिवन टाइडल वॉल्यूम अंडर द ज़ीरो फ्लो कंडीशन। यानी कि यह स्टैटिक कंडीशन है और इससे हम सिर्फ यही पता लगा सकते हैं कि इलास्टिक रेजिस्टेंस कितना है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब बात करते हैं डायनेमिक कंप्लायंस की। तो इट इज़ अ कंप्लायंस मेजर्ड ड्यूरिंग द डायनेमिक कंडीशन। यानी कि जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, जो हमारी एक्चुअल सिचुएशन होती है बॉडी के अंदर ब्रीदिंग करते हुए, उस टाइम अगर हम कंप्लायंस मेजर कर रहे हैं तो वो होता है डायनेमिक कंप्लायंस। बात करते हैं कंप्लायंस के बढ़ने की। कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें कंप्लायंस बढ़ता है। एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है, यानी ओल्ड एज के समय हमारा कंप्लायंस बढ़ जाता है। पैथोलॉजिकल की अगर बात करें तो एम्पाइसीमा होती है, उस कंडीशन में हमारा कंप्लायंस बढ़ जाता है। ये हमारा डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको नॉर्मल कंप्लायंस दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं, एक्स एक्सिस पे आपको इंट्रा प्लूरल प्रेशर दिख रहा है, वाई एक्सिस पे आपको लंग का वॉल्यूम दिख रहा है। यानी कि ग्राफ जो होगा वो इंडिकेट करेगा हमारा कंप्लायंस को। और नॉर्मल कंप्लायंस भी आपको दिख रहा है, और आपको ऊपर दिख रहा है एम्पाइसीमा का, यानी कि नॉर्मल से ऊपर दिख रहा है आपको, यानी कि कंप्लायंस जो है एम्पाइसीमा के केस में बढ़ गया है। और एक कंडीशन साथ में आपको फाइब्रोसिस भी दिख रही है, जो कि जिसका ग्राफ नॉर्मल से नीचे है, यानी कि फाइब्रोसिस के केस में कंप्लायंस आपको कम दिख रहा है। अब बात करते हैं कंप्लायंस कौन कौन सी कंडीशन में कम होता है। फर्स्ट होता है डिफॉर्मिटी ऑफ थोरेक्स। थोरेक्स की डिफॉर्मिटीज़ जैसे काइफोसिस, स्कोलियोसिस, इन कंडीशन में हमारा कंप्लायंस कम हो जाएगा। सेकंड होता है फाइब्रोटिक प्लूरिसी, यानी कि यह इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं। अभी हमने ग्राफ में भी देखा था कि फाइब्रोसिस के केस में कंप्लायंस कम हो रहा है। थर्ड कंडीशन होती है पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स की। तो सबसे पहले ही हमने बात करी थी कि पैरालिसिस हो जाती है रेस्पिरेटरी मसल्स, तो उस कंडीशन में भी हमारा रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि कंप्लायंस जो है कम हो जाएगा। और फोर्थ होता है एबनॉर्मल थोरेक्स, यानी कि न्यूमोथोरेक्स, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ द एयर इन द प्लूरल कैविटी, हाइड्रोथोरेक्स एक्यूमुलेशन ऑफ द वाटर इन द प्लूरल कैविटी, या पायोथोरेक्स एक्यूमुलेशन ऑफ द पस इन द प्लूरल कैविटी। इन सारी कंडीशंस में हमारा कंप्लायंस कम हो जाएगा, यानी कि हमारा लंग्स एक्सपांड कम होगा। थैंक यू।